प्यारे बच्चों नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। मैं दीपक दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जहां हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो मेरे कक्षा 10 के सभी प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूं भैया यूपी बोर्ड ने जो आप लोग का मॉडल पेपर निकाला था उसका मेरे भाई पूरा सॉल्यूशन। अब हाँ, एक बात और, यदि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, तो ये याद रखना मैं यहाँ पर आपको जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। इसके साथ साथ जो आपके लघु उत्तरी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी सॉल्यूशन आज आपको इस क्लास में मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से बोर्ड में अपनी कॉपी को प्रेजेंट करना है। मतलब तात्पर्य मेरे भाई कि आप लोग बोर्ड में किस प्रकार से अपनी कॉपी लिखेंगे मेरे भाई, वो मैं सब कुछ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सब कुछ मतलब सब कुछ, कैसे आप लोग को कौन सा पेन यूज करना है, काला पेन कहाँ यूज करना है, नीला पेन कहाँ पर यूज करना है, ताकि एक भी छोटी सी गलती आपके नंबर ना काट पाए, है ना। तो हाँ, हालांकि मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो गया है, परंतु बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, अंत में आते हैं। पर ऐसा आएंगे कि बेटा इस बार सिस्टम फाड़ देंगे और इस बार गर्दा उड़ा देंगे। कहां पर मेरे भाई? यूपी बोर्ड में। तो मैं यहां पर आया हूं आप लोग को बेटा ये पूरा मॉडल पेपर सॉल्व कराऊंगा, और इसके साथ साथ आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे प्रश्नों को लिखना है, किस प्रकार से आप प्रश्नों को बेहतर बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। तो बिना देर के मेरे भाई हम लोग प्रारंभ करते हैं अपना मेरे भाई ये पेपर। सबसे पहले याद रखिएगा ये आप लोग का मेरा भाई मॉडल पेपर है। पूर्णांक जो होगा मेरे भाई 70 नंबर का होगा, है ना। अब तक आप लोगों की बात नॉलेज में मिल गई होगी। इसके अलावा आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय कौन दे रहा है? तो यूपी बोर्ड आपको 3 घंटा 15 मिनट दे रहा है पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बोल रहा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, अच्छी बात है, हम कर लेंगे। 15 मिनट मेरे भाई क्या है, परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिए गए हैं। मतलब ये जो आपको एक्स्ट्रा 15 मिनट दिए जा रहे हैं मेरे भाई, वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो सबसे बड़ी बात है, जो इंस्ट्रक्शन है हमें उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसे नहीं देखते हैं और सीधे जल्दबाजी में आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई, ये आपके नंबर काट सकता है, ठीक है। सब समझिए। अब आपके प्रश्न पत्रों में 2 खंड दिए गए हैं, खंड आ है और खंड बा है। खंड आ मेरे भाई क्या होगा, आपका एमसीक्यू होगा जिसे हम लोग कहते हैं बहुविकल्पी, और खंड बा मेरे भाई क्या होगा, आपका सब्जेक्टिव होगा, जैसे लघु उत्तरी और आपका दीर्घ उत्तरी, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न है जिनके लिए आपको एक OMR शीट दी जाएगी। आपको मेरे भाई क्या दी जाएगी, एक OMR शीट दी जाएगी जिसमें आपको गोला भर करके, है ना, जैसे मान लो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी लिखा हुआ है, तो भैया उसके आगे आपको क्या करना है, काले पेन से, किससे मेरे भाई, तो काले पेन से आपको मेरे भाई वो गोला क्या करना है, वो गोला आपको फिल करना है, ठीक है। काले पेन से मेरे भाई वो गोला आपको वहां पर फिल करना है, ठीक है। ये करिएगा। एक सबसे जरूरी बात क्या है कि किसी प्रकार का आप इरेजर यूज नहीं करेंगे पेपर में, इरेजर या व्हाइटनर का मेरे भाई आप लोग पेपर में यूज नहीं करेंगे। याद रखना OMR में तो बिल्कुल भी आप इरेजर और व्हाइटनर का प्रयोग मत करिएगा, नहीं तो आपके नंबर वहां पर कट सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ और दिया हुआ है, कुछ और तो दिया नहीं आगे, बस बोल रहा है खंडवा आपका 50 अंकों का है, जिसमें वर्णनात्मक 1 और आपके वर्णनात्मक 2 है। वर्णनात्मक 1 को आप लोग कहते हैं लघु उत्तरी, और वर्णनात्मक 2 को मेरे भाई आप लोग कहते हैं क्या, दीर्घ उत्तरी। अंत में आपका 10 नंबर का क्या मेरे भाई, तो मानचित्र है। 10 नंबर का मेरे भाई क्या आपका मानचित्र है ना। ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर दी गई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को यहां पर दी गई है। लास्ट लाइन पढ़ लेना कि दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना है। आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं मुझे परेशान कर दिए मैसेज करके, सर जी क्या भारत का मैप बनाना पड़ेगा, कॉपी बनाना पड़ेगा? नहीं भैया, एग्जामिनर आपको एक मैप देगा, ब्लैंक मैप देगा, उस पर आपको क्या करना है, चीजों को पॉइंट आउट करना है। तो परेशान मत होइएगा, है ना। आप में से बहुत बच्चे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि सर जी क्या हमें देना पड़ेगा? नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको नहीं बनाना पड़ेगा। बस क्या करना है, आपको मेरे भाई वहां पर जाके उसको संलग्न करना है, समझ गए। चलो अब हम लोग बिना देर किए मेरे भाई अपना खंड आ सॉल्व करते हैं, है ना। बिना देरी किए हुए हम लोग अपना खंड आ क्या करते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। इसी को आप लोग कहते हैं MCQ। MCQ मेरे भाई आपका 20 क्वेश्चन होगा, 1 नंबर का होगा, मतलब ये आपको बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर दिला सकता है। ये आपको मेरे भाई बोर्ड एग्जामिनेशन में 20 नंबर दिलवा सकता है। धैर्यता पूर्वक काम करिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस 20 में से कम 19 नंबर तो लेके जाएंगे, ठीक है। मैंने ये आपको टास्क दिया है, सॉल्व करते रहिएगा कि भैया 19 नंबर तो आपको यहां से मेरे भाई लेकर के जाना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते बिना देर किए हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम क्या निकले। भर भर के पढ़ाया है भाई,
भर भर के यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ाया है और फ्रांस की क्रांति पूछ रहा है। बताइए क्या कह रहा है? कह रहा है स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, तो बिल्कुल कर दिया गया था, बिल्कुल कर दिया गया था। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया गया था, बिल्कुल कर दिया गया था। क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया गया था। वेट 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 वेट, अगला और पढ़ लेते हैं। फ्रेंच राष्ट्रभाषा बन गई थी। अब देखो यहां पर कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर हम फ्रेंच को राजभाषा बना रहे हैं तो कैसे हम क्षेत्रीय बोली को आगे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब तीसरा वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 4 सही हो जाएंगे। अब ऑप्शन में जहां पर भी आपका दिया हो 1, 2, 4 उससे आप सही मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग क्वेश्चन टैकल किया करिए, है ना। क्वेश्चन में ही आपका आंसर दे देता है। अगर बेटा हम फ्रेंच को राजभाषा बढ़ा रहे हैं, इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं पीछे हो जाएंगी। ठीक है, दिमाग लगाओगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो भैया पहले का आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़े तो भैया ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2 और नेपोलियन कोड से पूछा गया है। क्या पूछ रहा है कि निम्न में से नेपोलियन संहिता से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि नेपोलियन कोड कब आया था भैया, तो 1804 में आया था। ये बोल रहा है 4 ऑप्शन दिया गया, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन नेपोलियन कोड में नहीं था। और देख लेते हैं कि जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, बिल्कुल। तो पहला वाला ऑप्शन तो समझ में आता है कि हाँ ये था। सेकंड ऑप्शन मेरे भाई क्या पूछा, सेकंड पूछ रहा है कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था, तो बिल्कुल नेपोलियन कोड में ऑप्शन नंबर बी भी हमें देखने को मिलता है। तीसरा पूछ रहा है श्रेणी संघों का कारीगरों पर से नियंत्रण हटा दिया गया था, वेट करते हैं। चौथा ऑप्शन पूछ रहा है फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को नेपोलियन सुधार से मुक्त रखा गया था। भैया यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ गड़बड़ी। इसका मतलब कि मेरे भाई क्या है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी है वो गलत हो जाएगा, है ना। इन तीनों में से हमसे क्या पूछा गया था, नहीं पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम गलत हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का डी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला पूछ रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। बाल गंगाधर तिलक नहीं, वल्लभ भाई पटेल नहीं, लाला लाजपत राय नहीं, हाँ महात्मा गांधी जी ने 1909 में क्या लिखी थी, तो हिंद स्वराज लिखी थी। सबसे पहले असहयोग की बात इसी पुस्तक में की गई थी, इसको याद रखिएगा। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने असहयोग की बात कहां पर की थी, तो 1909 में लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज में उन्होंने की थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल याद रखना मेरे भाई 1928 का बारदोली सत्याग्रह, इनके बारे में याद रखना 1928 का मेरे भाई क्या, तो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह इनका तुम याद रखना, वल्लभ भाई पटेल साहब का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से किसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम लोग कहते हैं IMF और विश्व बैंक जिसे हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक WB में वीटो का अधिकार प्राप्त है। इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा देश है जिसे IMF और वर्ल्ड बैंक में वीटो का अधिकार प्राप्त है? जापान, भारत, USA या श्रीलंका? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, USA, जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्लियर है, तो आपका चौथे का सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारक से दिया गया है और इस साल बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन की भरमार आ सकती है। याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन इस साल बनने वाले हैं। यूपी बोर्ड लगातार अपने पैटर्न में चेंज कर रहा है, तो बेटा याद रखना अगर तुम हल्के में लोगे ना तो नंबर तुम्हारे हल्के में आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा स्मार्ट वर्क करोगे तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। देखो इसको मैं सॉल्व करने की तुम्हें एक ट्रिक देता हूं, बताता हूं। अभी क्वेश्चन देखो, कथन दिया गया है कि 1928 से लेकर के 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई। कथन है, कारण दिया जा रहा है 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली। अब इन्हें कनेक्ट करो, कनेक्ट कैसे करोगे, तो कनेक्ट करने के लिए 2 चीज प्रयोग करते हैं, क्योंकि या फिर इसलिए, क्योंकि या फिर इसलिए। अब देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, अब देखो बताता हूं कनेक्ट कैसे किया जाता है। कनेक्ट करो, बोल रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, क्योंकि 1929 में विश्वव्यापी मंदी की लहर चली थी। कनेक्ट हो गया, तो इन दोनों वर्ड को आप लोग यूज करेंगे ना, तो ऐसे कथन कारक के शब्द आप या क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ए भी सही है और बी भी सही है और उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है ना। तो कथन ए सही है और कथन बी भी सही है, दोनों क्या कर रहे हैं, सही इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ऑप्शन में डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और इसलिए का आप प्रयोग करेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है बेल्जियम में, बहुत अच्छी बात है, सत्ता में साझेदारी का प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछ रहा है बेल्जियम में संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? बताओ किसका है? केंद्रीय सरकार का है? नहीं। राज्य सरकार का है? नहीं। ए और बी होगा नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामुदायिक सरकार का हो जाएगा, है ना। वहां पर जो सामुदायिक सरकार का गठन किया गया था, तो ये सारे जो निर्णय लेने का अधिकार है वो उनको मिलता है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है अवशिष्ट विषय से क्या तात्पर्य? बेटा संघवाद से लिया गया है ना मेरे भाई। किससे ये आया है? तो संघवाद चैप्टर से आपका ये लिखा गया है
और संघवाद मेरे भाई चैप्टर आपका मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दे देना। अवशिष्ट विषय की बात कर रहा है मेरे भाई, ऐसे विषय है ना, क्या बोला, वे विषय जो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, बिल्कुल नहीं। राज्य सूची में जो राज्य सूची के विषय होंगे वो आएंगे, जैसे पुलिस हो गया, सिंचाई हो गया, है ना, ये सब हो गया। समवर्ती सूची में आएगा नहीं। समवर्ती सूची क्या होती है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। वे विषय जो संघ सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं, है ना, तो अवशिष्ट विषय में वो आएंगे वे विषय जो संघ वे विषय जो किसी भी सूची के, नहीं ना 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 ना, सी नहीं होगा बेटा, रुको रुको बताता हूं बेटा, इसका क्या हो जाएगा, अवशिष्ट विषय की बात की गई ना, हाँ बेटा ये हो जाएगा, वे विषय जो किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं आते वो अवशिष्ट विषय होते हैं। इस पर कानून कौन बनाएगा, याद रखना, इस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो संघ का, है ना। संघ क्या करेगा, केंद्र क्या करेगा, इस विषय पर कानून बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अंतरिक्ष एक विषय है, इस पर कानून कौन बनाएगा मेरे भाई, तो संघ सरकार बनाएगी। जैसे मान लो आपके जो सॉफ्टवेयर होते हैं इस पर कोई कानूनों का संघ बनाएगी। जैसे मान लो इस समय एआई है, इस पर कानून कौन का संघ बनाएगा, आपका जो सोशल मीडिया है वो भी अवशिष्ट विषय में आ जाएगा, सोशल मीडिया हो जाएगी मेरे भाई, इस पर कानून कौन बनाएगा, तो संघ सरकार बनाएगा। ये सारे विषय जो देखो, अवशिष्ट विषय की परिभाषा क्या होती है, ऐसे विषय जो संविधान बनाते समय हमारे ज्ञान में नहीं थे, बाद में आए, वो विषय किस में आ जाएंगे, तो अवशिष्ट में आ जाएंगे। सोशल मीडिया जिस समय हमारा संविधान बनना तो उस समय नहीं था, बाद में आया, लेकिन शक्ति किसको दी गई है, शक्ति मेरे भाई केंद्र को दी गई, तो केंद्र क्या करेगा, इस पर कानून आ सकता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो यहां वापस से आ गया, है ना, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मेरे भाई सही नहीं है ना, सही नहीं की बात पूछ रहा है। पढ़ते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण से देश ज्यादा मजबूत हुआ। अच्छा, झारखंड एवं उत्तराखंड राज्यों गठन भाषा के आधार पर किया गया, पक्का, आई डोंट नो। हिंदी लगभग 40% भारतीयों की राजभाषा है, बिल्कुल। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, बहुत अच्छी बात है, तो पहला वाला सही हो जाएगा, है ना, हिंदी लगभग 40% भारतीयों की भाषा, सही हो जाएगा। संविधान में हिंदी के अतिरिक्त, बिल्कुल बेटा, हिंदी के अतिरिक्त 21 अन्य भाषाएं, तो भी सही हो जाएगा। क्या पूछा, सही नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं मेरे भाई, तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, कि झारखंड का और उत्तराखंड का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि भौगोलिक विविधताओं के आधार पर किया गया था। ठीक है, भौगोलिक विविधताओं के आधार पर किया गया था। ठीक है, चलो, है ना, जैसे आप लोग देखेंगे उत्तराखंड में वहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है, इसलिए उसको किया गया था। झारखंड में जनजाति लोग बहुत रहते हैं, इसलिए उसका किया गया था। ठीक है, चलो पढ़ाया मैंने सब पढ़ाया है। भारत में धर्मनिरपेक्ष शासन व्यवस्था का मॉडल चुना गया, इस संबंध में सही कथन कौन सा है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें, बहुत अच्छी बात है। धर्मनिरपेक्ष मतलब ऐसा राज्य जिसका कोई धर्म नहीं होगा। भारत एक ऐसा राज्य होगा जिसका कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ के लोग अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, अपने अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाया गया, मुझे तो यही लग रहा है, सही नहीं है। हाँ, सभी नागरिकों एवं समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। हाँ बेटा, बिल्कुल स्वतंत्रता तो है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता, सही बात है। उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों चीजों का हमारे यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। ठीक है, अगला देखते हैं, राजनीतिक दलों संबंधित, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछ रहा है राजनीतिक दलों संबंधित सुधार संविधान संशोधन किस उद्देश्य से किया गया था। राजनीतिक दलों से, तो दल बदल रोकने के लिए, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने हेतु, चुनाव का खर्च सरकार द्वारा उठाए जाने के लिए, या दलों को संगठित कर लिए। बेटा ऑप्शन में ये हो जाएगा, दल बदल के लिए, है ना। राजीव गांधी जी के समय ऐसा कानून लाया गया था, है ना, राजीव गांधी जी के समय ऐसा कानून लाया गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको, तो दल बदल को रोकने के लिए। ठीक है, ये सुधार यहाँ पर किए गए थे। अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित किससे है। चिपको आंदोलन संबंधित किससे है बेटा, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। किसके लिए किया गया था मेरे भाई, तो वन संरक्षण के लिए। किसके लिए मेरे भाई, तो वन संरक्षण के लिए क्या किया गया था, चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आप लोग जानते होंगे, वहीं इसके प्रणेता है सुंदरलाल बहुगुणा जी, बहुगुणा, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया था, है ना, चिपको आंदोलन वन संरक्षण को, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चिपको आंदोलन वहां पर मेरे भाई क्या किया था, तो प्रारंभ किया गया था। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाने वाली कृषि सिस्टम को क्या कहते हैं, है ना, जो लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है ना, लंबे चौड़े क्षेत्र में होती है और जिससे ज्यादा पैसा मिल सकता है। मैंने आपको हिंट दे दिया, ज्यादा पैसा मिल सकता है, तो ऐसा कौन सिस्टम होता है, स्थानांतरित
शिफ्टिंग कल्टीवेचर नहीं होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। बागवानी नहीं होगी। गहन डेंस फार्मिंग नहीं कहा जा सकती है। क्या हो जाएगा आपका, रोपण कृषि हो जाएगा। ऑप्शन में भी एकदम करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बी वाला एकदम सही हो जाएगा कि लंबे चौड़े क्षेत्रों में रोपण कृषि में सारे काम किए जाते हैं। अगला क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात के पतन का सही कारण नहीं है। देखो इस साल देखो इस मॉडल पेपर को देख के एक बार समझना, कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसमें नहीं पूछा गया है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते और अपना नंबर गलत कर देते हैं। तो बेटा जब भी कभी नहीं आना तो उसे ऐसे गोला कर लेना, उसे ऐसे गोला कर लेना, तो तुम्हारा दिमाग एकदम सही रहेगा कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। पूछ रहा है कि कृषि प्रसार, मतलब ऐसे इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि क्या नहीं कर रहा है, कृषि पतन को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो कृषि प्रसार, जितना ज़्यादा एग्रीकल्चर फैलेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वनों का नुकसान होगा। बेटा ये तो करेगा, लेकिन नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। वृहत स्तरीय विकास परियोजनाएं, बिल्कुल सही बात है, जितनी ज़्यादा विकास परियोजनाएं होंगी वन कटेंगे, प्राणी जात प्रभावित होगा, तो ये भी नहीं होगा। तीव्र औद्योगिकरण, इससे भी क्या होता है, कृषि का वो प्राकृतिक वनस्पति और प्राणी जात का क्या होता है, पतन होता है, तो ये भी नहीं होगा। पूछ रहा है सही है भैया, क्या हो जाएगा, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। नहीं पूछा हुआ है तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन तीनों से क्या होगा, पतन होगा, इससे पतन उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, ठीक है, तो आपका सी सही हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन में 13 का आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अगला देखो, अगला पूछ रहा है, ये आपका मेरे भाई किससे, ये आपका है ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है ना। तो भैया मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है, गुजरात जुड़ा हुआ है, यूपी जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र आपका मेरे भाई इसमें नहीं आता है ना, इस पाइपलाइन में महाराष्ट्र राज्य नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा किसका, 14 का। अगला देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन देखो, खनिज संसाधन से आपका लिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। इन ऑप्शन में से एल्यूमिनियम प्रगलन, सीमेंट, कागज या स्टील। तो ये तो फैक्ट है, सबको पता है, क्या हो जाएगा आपका, एल्यूमिनियम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि में कौन सा शामिल है। भैया अर्थव्यवस्था का अध्याय नंबर 2, आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रक, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी से बेटा भाई ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा है। मैंने हर बार आपको एक चार्ट बनवाया था, है ना, कि जो भी आपकी एक्टिविटीज होती है वो 3 प्रकार की होती है ना। प्राइमरी एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी होती है और मेरे भाई क्या, टर्शरी एक्टिविटी होती है। इसमें मेरा भाई क्या आता है, इसमें आपका होता है क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चीजें होती हैं, है ना, इसमें आपकी प्राकृतिक चीजें होती हैं। इसमें आपका मेरे भाई क्या होता है, विनिर्माण होता है, मतलब प्राकृतिक से नई चीजें बनाना। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेरे भाई सेवा दी जाती है। ये मैंने आपको कई बार याद कराने को दिया भी था। तो प्राकृतिक पूछा हुआ क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक हो जाएगा, है ना। जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, है ना, खनन हो गया, मत्स्य पालन हो गया इत्यादि, है ना। द्वितीयक मेरे भाई क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, है ना, ये इसमें आ जाएगा। तृतीयक में क्या हो जाएगा आपका, तृतीयक को बोलते हैं क्या, सेवा क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक। तो बेटा ये पूरी चीजें याद रखना, ठीक है, ये पूरी चीजें एक एक करके याद रखना। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट होने वाला है। चलो 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है ऋण के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित नहीं है। ऋण मेरे भाई जो लोन होता है 2 प्रकार से दिया जाता था, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो औपचारिक पूछा गया है, तो औपचारिक में आपका बैंक भी आता है ना। औपचारिक मेरे भाई आपका बैंक भी आएगा, आपका बैंक भी आएगा, आपका सहकारी समितियां भी आएंगी, आपके नियोक्ता भी आएंगे। पर ये किसमें होंगे, जमींदार किसमें आ जाएंगे, जमींदार हो गए मेरे भाई जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं आपके मित्र हो जाएंगे, है ना। फिर आपके जो क्या बोलते हैं गाँव में होता है ना, गाँव में जो बड़े किसान होते हैं, जो बड़े किसान होते हैं, किसान हो जाएंगे मेरे भाई। ये किस में आ जाएंगे, ये आपके अनौपचारिक में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मल पूछा गया था कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो औपचारिक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी औपचारिक नहीं होगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। 18 वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है रिपीट हो जाए। अच्छे क्वेश्चन बनाए इस बार, जिसने भी पेपर डिजाइन किया है काफी बढ़िया क्वेश्चन बनाया उसने। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है ना, विकास की बात कर रहा है। प्रति व्यक्ति आय पर, हाँ बिल्कुल किया जाता है। औसत साक्षरता दर पर बिल्कुल किया जाता है। लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज, इस पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जाएगा, है ना, डी वाला एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, HDI भी बेटा भाई इसी से निकाला जाता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP, है ना, वो मेरे भाई जो HDI निकालती है वो भी इन्हीं 3 पैरामीटर को लेकर के निकालती है, याद रखिएगा, है ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, है ना, ये आपका HDI संबंधित है। अगला बोल रहा है कि ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर में सुधार किसको पहुंचाया है? वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों को, विकसित देशों के लोगों को, विकासशील देशों के श्रमिकों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन ने मेरे भाई जिसको सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाई मेरे भाई, तो बेटे भाई ना वो ऑप्शन नंबर ए है, ना ऑप्शन नंबर वो सी है, ना ऑप्शन नंबर डी है, क्या हो जाएगा? विकसित देशों को सबसे ज़्यादा सहायता पहुंचाई किसने? ग्लोबलाइजेशन में, है ना। खास तौर पर देखोगे तो आप तो यूरोपियन कंट्री और नॉर्थ अमेरिकन कंट्री। ठीक है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आपका ये लास्ट MCQ का क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट बहुविकल्पी क्वेश्चन, इसको हमको सुमेलित करना है। बताओ क्या पूछ रहा है? चार सुमेलित करना है। पूछ रहा है एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, सामने लिखा है उपभोक्ता कल्याण संगठनों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था, है ना। एगमार्क एजेंसी जो वस्तु सेवाओं के लिए मानक विकसित करती है। उपभोक्ता इंटरनेशनल अनाज और खेत तेल की गुणवत्ता प्रमाण करना। भारतीय मानक ब्यूरो सूचना पाने का अधिकार। अब आपको सुमेलित करना है, किससे कौन सा सुमेलित हो जाएगा, किससे मेरे भाई कौन सा सुमेलित हो जाएगा? जो आपको सबसे अच्छा पता हो। जैसे मुझे पता है एगमार्क, जैसे मुझे पता है मेरे भाई एगमार्क, तो मैं एगमार्क को पता है कि मेरे भाई ये क्या करेगा? अनाजों और खाद्य तेल की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र है ना। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि एगमार्क देख करके वस्तु को परचेज किया करो। तो मेरे भाई ए का बी का 3 हो जाएगा। अब देखो बी का 3 कहाँ पर दिया गया है? बी का 3 यहाँ पर दिया गया है, बी का 3 नहीं दिया गया तो ये होगा नहीं। बी का 3 यहाँ दिया गया, बी का 3 यहाँ दिया। अच्छा, मामला गंभीर है, चलो कोई बात नहीं, फिर मिलाते हैं, फिर ना कुछ मिलाएंगे। आओ मिलाते हैं। अब मेरे भाई क्या मिलाएंगे? अब हमको पता है एक उत्पाद के घटकों का विवरण देना, ये मेरे भाई सूचना पाने का अधिकार है। ये हमारा क्या है? सूचना पाने का अधिकार है। तो ए का 4 मिला दो। अब ए का 4 देखो यहाँ पर नहीं है तो ये होगा नहीं, ए का 4 यहाँ पर नहीं होगा नहीं, तो ए का 4 यहाँ भी नहीं होगा। कहाँ पर है बेटा? तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही हो जाएगा। उपभोक्ता इंटरनेशनल, तो बेटा यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय, तो इसको मिला दो, और भारतीय मानक ब्यूरो का 2 मिला दो। तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, आपका ए वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन मिलाइएगा, है ना। एग्जाम मेरे भाई क्या करेंगे, आप लोग ऐसे क्वेश्चन मिलाएंगे। ठीक भैया, तो मेरे भाई ये आपके मेरे भाई क्या थे? ये आपके 20 क्वेश्चन थे वर्णात्मक ए वाले, है ना, जिसको आप लोग कहते हैं बहुविकल्पी। अब यहां से आप लोग का वर्णात्मक 2 आ रहा है, जिसमें आप लोग मेरे भाई पढ़ेंगे क्या? लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी। अब इन क्वेश्चन को देखो और इन क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये आपके मेरे भाई पहले आपके क्या है? पहले आपके 4 क्वेश्चन होंगे कैसे? लघु उत्तरी होंगे, और 4 क्वेश्चन आपके दीर्घ उत्तरी होंगे। लेकिन याद रखो एग्जामिनर बड़ा दयालु है। एग्जामिनर मेरे भाई बड़ा दयालु है, वो आप पर क्या करेगा? दया करेगा, और दया करने से आपसे बोलेगा भैया क्या करना है? आपको उत्तर देना है, पर 80 शब्दों में उत्तर दे दो। एक बात। दूसरी बात, वो आपको ऑप्शन देता है। जीवन में ऑप्शन का होना बहुत जरूरी है ना। वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, जो आपको बेटर लगे आप उसको सॉल्व करिए। जैसे यहां देखो, पहला दिया है प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभावों को लिखिए, है ना। दूसरा दिया है 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का वर्णन कीजिए। अब देखो क्या करना है, कुछ बच्चे बड़ा स्मार्ट होते हैं, वो दोनों करके चले जाते हैं। अरे गधाराम, 2 नहीं करना है, उसने बीच में इतना बड़ा अथवा लिखा है भैया कि या तो ये करो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, या तो ये करो। दोनों करके नहीं आना है, दोनों में से कोई एक करके आना है। ध्यान रखना, नहीं पेपर में तक गुड़ गोबर करके चले आओगे। मैं वापस से कह रहा हूं, अथवा पर ध्यान दे देना, या तो आपको ये करना है या तो आपको ये करना है। ठीक है, ऑप्शन दिया गया आप पर, लेकिन मैं आपको दोनों कराऊंगा, डोंट वरी। मैं आपको मेरे भाई क्या करूंगा, मैं आपको दोनों कराऊंगा। पहले इसका आंसर देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले 2 प्रभाव कौन से हैं? इसने 2 पूछा है, मैं आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, पढ़ लेना, रट लेना, कुछ भी करना, घोल के पी जाना, बट एग्जाम में अच्छा करके आना। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, है ना। अब आओ यहाँ पर देखते हैं। यहां से मेरे भाई आपका क्या लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे। यहां से मेरे भाई क्या, यहां से आपके लघु उत्तरी प्रश्न क्या है मेरे भाई, तो स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। यहां से मेरे भाई आपके लघु उत्तरी प्रश्न स्टार्ट है। ठीक है, यहां से मेरे भाई आपके क्या लघु उत्तरी प्रश्न यहां से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो पहला वाला क्वेश्चन ये है कि भैया क्या पढ़ना है? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर 2 प्रभाव हमको देखने हैं। अब देखो लिखना कैसे है, जैसे मैंने लिखा है ऐसी मेरे भाई आपकी कॉपी होगी बोर्ड की।
बोर्ड की मेरे भाई आपकी बिल्कुल ऐसी कॉपी होगी, और थोड़ा आराम से लिखना, थोड़ा प्यार से लिखना, थोड़ा आराम से लिखोगे तुमको मजा आ जाएगा, है ना। कैसे आपको लिखना है, उत्तर आपको हाशिए के उधर उधर लिखना है ना। ये नहीं कि उत्तर यहां डाल के लिखो, नहीं बेटा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। उत्तर आपको इन लाल लाइन के इधर लिखना है, और फिर बहुत प्यारी सी राइटिंग में आपको यहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्या बोला, प्रथम विश्व युद्ध ने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला, जिससे उसे भारी कर्जे मुख्यतः अमेरिका से उठाना पड़ा, और औपनिवेशिक बाजारों में अपना क्या करना पड़ा, तो प्रभुत्व उसे खोना पड़ा, क्योंकि युद्ध के बाद उत्पादन में गिरावट आई और बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे वो जापान और अमेरिका के देशों से क्या हो गया, प्रतिस्पर्धा में बिछड़ गया, है ना। ठीक भैया। अब मेरे भाई ये इसके यहाँ पर क्या ऑप्शन है कि इसने क्या दिक्कत वहां पर इसे देखने को फेस करनी पड़ी थी, तो भारी विदेशी कर्ज और वित्तीय बोझ उसे देखना पड़ा। युद्ध में भारी खर्चे, गोला बारूद, सैनिकों के भरण पोषण को पूरा करने के लिए ब्रिटेन को अमेरिका से भारी कर्ज लेना पड़ा, और औपनिवेशिक बाजारों में क्या था, औपनिवेशिक बाजार में उसे बेरोजगारी देखनी पड़ी, है ना। ये दोनों ऑप्शन आप लोग को वहां पर लिखने पड़ेंगे, ये दोनों ऑप्शन आपको मेरे भाई वहां पर लिखने पड़ेंगे, है ना। ये दोनों ऑप्शन मेरे भाई आपको वहां पर लिखने पड़ेंगे। अब देखो ये आपका ऑप्शनल का सेकंड वाला क्वेश्चन था, है ना। पहला आपका ये था, आ जाओ भाई कहाँ चले जा रहे हो, पहला आपका ये था। अब दूसरा आपका है 19वीं सेंचुरी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर पड़ने वाले 2 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। महिलाओं पर कौन से 2 प्रभाव पड़े उसको हम लोग को देखना है, और देख लेते हैं भैया, नोट खोल लो, है ना। क्वेश्चन सेम आपको यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको कैसे लिखोगे, तो लिखो, उत्तर यहाँ लिख लिया, 19वीं सेंचुरी में मुद्रण संस्कृति के प्रसार ने महिलाओं को शिक्षित होने, सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने और स्वयं लेखिका बनने के अवसर दिए, जिससे उनकी क्या होगी, जिससे उनकी साक्षरता बढ़ गई और नारी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। वहीं कुछ प्रकाशकों ने महिलाओं को आदर्श पत्नी और गृहस्थ के रूप में चित्रित किया, जिससे समाज में उनकी भूमिका और रूढ़िवादिता के बीच तनाव भी पैदा हुआ। लेकिन कई महिलाओं ने विरोध करते हुए अपनी आत्मकथाएं लिखी और अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिससे समाज में जागरूकता और सुधारों की मांग बढ़ गई, है ना। ये आप लोग पढ़ेंगे, रस सुंदरी देवी का अमर जीवन, याद करिएगा, ठीक है। और ये मेरे भाई उसके क्या है, 2 प्रभाव क्या आ गए, तो शिक्षा में जागरूकता बढ़ गई और लेखिका के रूप में महिलाओं का उदय हो गया, उनका सामाजिक चित्रण किया गया। इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं किसका, रस सुंदरी देवी का, है ना। रस सुंदरी देवी जी का आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी अमर जीवन, अमर जीवन बांग्ला भाषा में, है ना। तो इसका आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आंसर आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मतलब जितना आपको बेटर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ उतना आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर, सॉरी आपका प्रश्न नंबर 1। आओ दूसरा देखते हैं, दूसरा प्रश्न देख लेते भैया। सेकंड वाला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, सेकंड प्रश्न हमसे ये कह रहा है कि भैया बताओ, केंद्र और राज्यों के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। केंद्र और राज्य के संबंधों में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। या तो आपको ये क्वेश्चन करना है, अथवा कौन सा करना भैया, सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। इन दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। आओ देख लेते भैया, थोड़ा इस पर भी हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं, केंद्र और राज्य के संबंधों में, है ना। आओ देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। उत्तर नंबर 2, केंद्र और राज्यों के संबंधों में मुख्य बदलाव 1990 के दशक के बाद आए, जहां पहले केंद्र का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था, अब वहीं सहकारी संघवाद और राज्यों को ज़्यादा स्वायत्तता देने पर जोर दिया गया, जिससे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। नीति निर्माण में राज्यों की मांग बढ़ गई, उनकी भागीदारी, वित्तीय शक्तियों का पुनर्वितरण और केंद्र राज्य संवाद को मजबूत करने के लिए संस्था के सुधार किए गए, है ना। जिससे क्या हो गया, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ और एक मजबूत संघ की नींव पड़ गई, है ना। तो आप लोग कुछ ऐसे वहां पर आंसर लिखेंगे। मैं आप लोग को ये बता रहा हूं कि आपको आंसर कैसे लिखना है ना। आपको आंसर कैसे लिखना, आप लोग पहले ये देख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें जरूरी है कि हम अपना प्रेजेंटेशन कैसा कर रहे हैं, एग्जामिनर के सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। मतलब अगर उत्तर यहाँ पर लाइन की इधर लिखना है तो इधर लिखना है, चाहे काली पेन से लिखो चाहे नीली पेन से लिखो, है ना। वो तुम्हारी कॉल रहेगी, ठीक है। चलो थोड़ा इसको आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या हो गया, अब उसमें पूछा गया था कि क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं, तो क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे देखो मेरे भाई, है ना, पहले देखो क्या है, पहले क्या है कि क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया, है ना भैया। पहले क्या था, 1990 के बाद कई क्षेत्रीय दल आ गए। जैसे आप देखेंगे यूपी में, है ना, तो यूपी में आप देखेंगे बहुत दल आ जाते हैं। आम आदमी अपना दल देख लो, समाजवादी पार्टी देख लो, है ना, बहुत सी पार्टियां ऐसी जो आपको लोकल दिख जाएंगी। बिहार में आप जेडीयू देख लो, आरजेडी देख लो, है ना, एलजेपी देख लो, सारी पार्टियां हमको देखने को मिलती हैं, है ना। फिर क्या हुआ, इससे क्या हुआ, संघवाद का सुदृढ़ीकरण हो गया, है ना। हमारा जो बेटा संघवाद है, हमारा संघ है वो और ज़्यादा क्या हो गया, और ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर
वित्तीय सुधार देखने को मिला। हमें क्या मिला भाई, हमें वहां पर वित्तीय सुधार देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखी गई है, आप लोग आराम से इसको देखिएगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, और भी है। चलो, साझा शासन की बात हो जाती है, न्यायपालिका की भूमिका में वहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है क्या, स्थानीय निकायों को क्या किया गया, तो मजबूती प्रदान की गई। तो ये बेटा ये सारी चीज है ना, ये सारी चीज है। मैं आपको विस्तार में इसलिए दे रहा हूं कि अगर इसमें से 2-4 पॉइंट भी आपको याद रह गए तो आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है। अगर वो आपसे 2 पॉइंट पूछता है तो इसमें से 2 ले लेना, 4 पूछता है तो 4 ले लेना। मैंने आपको 6 दिए हैं, है ना, एक्स्ट्रा दे रहा हूं ताकि तुम्हारा भला हो सके। अगला आपसे पूछा था मेरे भाई के सत्ता के क्षैतिज वितरण का। अगला आपसे पूछा था भाई सत्ता के क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा था, है ना, जहां पर आपकी क्या होगी, आपकी विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। पढ़ते हैं और देखते हैं सत्ता की क्षैतिज वितरण क्या कहता है। भैया देखो, सत्ता का जो क्षैतिज वितरण वो क्या कहता है, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, जैसे कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और जैसे न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा है, जो एक स्तर पर रहकर एक दूसरे पर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ताकि कोई भी एक अंग निरंकुश ना हो सके। ये लोकतंत्र में क्या करती है, लोकतंत्र को और बेहतर बनाता है, लोकतंत्र को और ज्यादा कुशल और व्यवहारिक बनाता है। ठीक है, ये आपका सत्ता का क्या होता है, क्षैतिज वितरण होता है कि विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, एक ही स्टेज पर होंगे लेकिन पावर क्या होगा, बटे हुए होंगे। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है खनिज के संरक्षण हेतु, खनिज के संरक्षण हेतु, भैया कहाँ भाग रहे हो तुम, खनिज के संरक्षण हेतु किन किन प्रयासों की आवश्यकता है ना। क्वेश्चन नंबर 3, या दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की परिकल्पना कर सकते हैं, इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो इसका आंसर क्या कर सकते हो। तो खनिज के संरक्षण की बात की गई और देख लेते हैं क्या मामला है। तो खनिज संरक्षण के लिए योजनाबद्ध और टिकाऊ उपयोग, खनन में अपव्यय कम करना, धातुओं का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण विकल्पों का उपयोग करना, बेहतर तकनीक से निम्न श्रेणी के अयस्कों का उपयोग और जन जागरूकता जैसे प्रयासों की हमें आवश्यकता होती है, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन सीमित संसाधनों को बचाया जा सके, है ना, क्योंकि इनके बनने में लाखों साल लगते हैं। इनके बनने में क्या लगते हैं, तो लाखों साल हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इनका क्या करना है, इनका मेरे भाई हमें योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना है। खनिज का हमें क्या करना है, योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करना है, जैसे पुनर्चक्रण और उपयोग, है ना, जैसे तकनीकी सुधार और जैसे खनन में अपव्यय को कम करना, है ना। हमें क्या करना है, हमें क्या बोलते हैं, अनवीकरणीय संसाधनों तरफ हट करके नवीकरणीय संसाधनों तरफ जाना चाहिए। जैसे कोयले का प्रयोग कम करना चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रयोग हमको ज़्यादा करना चाहिए, ताकि हम क्या कर सके, ताकि हम इन खनिज संसाधनों को सेव कर सके। भविष्य में हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनके पास भी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए आपसे ये कहा जाता है कि संसाधनों का दोहन नहीं करना है, संसाधनों का उपयोग करना है। बहुत अच्छी लाइन है, इस लाइन को आप लोग कभी लिखिएगा कि संसाधनों का हमें दोहन नहीं करना है, संसाधनों का हमें दोहन नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, संसाधनों का हमें प्रयोग करना है। हमारे लिए संसाधन प्रयोग के लिए, ना कि दोहन करने के लिए, है ना। जितना अच्छा हम संसाधन का प्रयोग करेंगे उतना बेहतर हम क्या कर सकेंगे, अपने जीवन को सुयोग बना सकेंगे और सबसे बड़ी बात है पृथ्वी को बचा सकेंगे, है ना। बहुत जरूरी चीज है। अब अगला क्वेश्चन क्या देखो, दिन प्रतिदिन कृषि कम हो रही है, ये देखो आप लोग यहाँ पर दिखा भी है, दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम हो रही है, आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं, इसका कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, कृषि भूमि दिन ब दिन क्या होती जा रही है, कृषि भूमि मेरे भाई क्या होती जा रही है, हमारी जो कृषि भूमि वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। लगातार हमें देखने को मिल रहा है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर आप पंजाब में देखेंगे, हरियाणा में जाके देखेंगे तो आप इस बात पे मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो 80% से ज्यादा कम हो चुका है। आप समझ रहे हो, 80% से ज्यादा कम हो चुका है वहां का ग्राउंड लेवल वाटर। इसका मतलब हमने बहुत दोहन किया है, हमने चीजों का मेरे भाई बहुत ज्यादा दोहन किया है। अब इसी को पढ़ना है हमें। देखो अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा इसको पढ़ लिया जाए। दिन प्रतिदिन कृषि भूमि कम होने से खाद्यान्न की कमी देखने को मिलेगी, खाद्य पदार्थों की महंगाई, बेरोजगारी में वृद्धि और आयात पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जिससे अंततः समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या होगा, तो बुरा प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि कृषि भूमि क्या कर रही है, शहरीकरण से, औद्योगिकरण से और पर्यावरणीय कारकों के कारण घट रही है। लगातार आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, लगातार आप देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती हमें दिखेगी, है ना। परिणाम स्वरूप किसानों की आय घटेगी और देश में क्या होगा,
कृषि प्रणाली कमजोर होती हुई हमें देखने को मिलेगी। कृषि जो सिस्टम वो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें कमजोर होता हुआ देखने को मिलेगा, है ना। अब स्टार लगा लो कि कृषि पर वर्तमान और भविष्य के प्रभाव क्या होंगे। कृषि पर वर्तमान और भविष्य के प्रभाव क्या होंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तुम लोग पढ़ो। सबसे बड़ा प्रभाव क्या होगा, खाद्य सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा। भैया जब हम लोग खेती नहीं कर पाएंगे, अन्न का उत्पादन नहीं हो पाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि खाद्य सुरक्षा का खतरा में देखने को मिलेगा, है ना। उत्पादन में कमी देखने को मिलेगी, है ना। भूखमरी और कुपोषण देखने को मिलेगा। उत्पादन कम होगा तो क्या कर सकेंगे, चीजें बाजार में कम आ पाएंगी तो महंगाई बढ़ेगी तो लोग खा नहीं पाएंगे, उससे क्या बढ़ेगा, कुपोषण होगा, भूखमरी आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। अब आर्थिक प्रभाव क्या होगा, कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। जब खाना बाजार में कम आएगा, जब उत्पादन बाजार में कम आएगा तो नॉर्मल सी बात है कि महंगाई अपने बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा कि एक टाइम पे टमाटर कितना पहुंच गया था, 200 रुपए केजी पहुंच गया था। क्यों भैया, क्योंकि टमाटर का उत्पादन ही नहीं हो पाया था, है ना। इससे क्या होगा, इससे कालाबाजारी फैलेगी, है ना, कालाबाजारी फैलेगी, समाज में असंतोष फैलेगा। तो सारी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है ना। फिर क्या होगा, आयात पर निर्भरता हो जाएगी, किसानों की आय कम हो जाएंगी। तो ये सारे ऐसे पॉइंट है मेरे भाई जो कि हमें देखने को मिलेंगे अगर क्या होगा, अगर कृषि भूमि कम हो जाएगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये शायद आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन किसका है मेरे भाई, लघुत्तरी का। क्या कह रहा है भैया, तो विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में क्या कर रहा है, सहायक हो रहा है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, अथवा आपके विचार से एक उपभोक्ता को जागरूक क्यों होना चाहिए, किन्हीं 2 उदाहरण को स्पष्ट कीजिए, है ना। ये आपके इकोनॉमिक्स से आया है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 से, आपके चैप्टर नंबर 5 से है। आइए देखते हैं। विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों के एकीकरण में सहायक रहा है क्योंकि यह उत्पादकों और उपभोक्ताओं को घरेलू सीमाओं से परे जोड़ता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है, वस्तु और सेवाओं के विकल्पों का विस्तार करता है और देशों के बीच आर्थिक निर्भरता व सहयोग को बढ़ावा देता है, जिससे एक वैश्विक बाजार बनता है जहां दूर के उत्पादक भी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उपभोक्ता कम दाम पर बेहतर गुणवत्ता वाला उत्पादन चुन पाता है ना। अब देखो मैंने मेरे भाई जैसे लिखा है, बिल्कुल आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ऐसे लिखिएगा, है ना। मेन मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोग को वो स्ट्रक्चर बता पाऊं जिससे आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ, है ना, जिससे आप लोग अपने एग्जाम में बेहतर कर पाओ। मेरा अंतोगत्वा मैं यही चाहता हूं कि कक्षा 10 यूपी बोर्ड का हर बच्चा, है ना, जो आज यहां नेक्स्ट टॉपर के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर आ रहा है या आया है, उसे हम वो गुणवत्तापूर्ण कंटेंट दे पाए ताकि वो इस बार परीक्षा में उसका नंबर ना कटे। बस मैं इतना चाह रहा हूं। कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, मैं आपको इसीलिए मेरे भाई लेकर के आया। चाहता तो मैं भी पीपीटी यूज कर सकता था, है ना, नॉर्मल चीजें बता सकता था, बट मुझे पता है कि आपको एग्जाम में कॉपी मिलने वाली है तो आप थोड़ा ऐसे लिखिए, है ना। ऐसे लिखेंगे तो आप लोग को मजा आएगा लिखने में, ठीक है। चलो अब मेरे भाई क्या है, उत्पादकों के लिए अवसर देखो। निर्माता अपने उत्पादों को केवल घरेलू बाजार तक सीमित ना रखकर उसे अन्य देश में बेच सकता है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, चीन के खिलौने निर्माता भारत में अपने उत्पाद बेचते हैं जिससे उन्हें क्या मिलता है, बड़ा बाजार मिलता है ना। फिर उपभोक्ताओं के लिए विकल्प मिल जाते हैं, है ना। आयात के कारण खरीदारों के पास अनेक देशों से बनी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी वस्तुओं का विकल्प उत्पन्न होता है ना। उदाहरण भारत में अब आप विभिन्न देशों के मोबाइल फोन देखेंगे, है ना। तो सारी चीजें किससे पॉसिबल हो पाई है, विदेशी व्यापार से, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड से। आपको पता है ना क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। चीजें इंपोर्ट मतलब क्या होता है, खरीदना, चीजें खरीदी जाती हैं, और एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है, बेचना, चीजें बेची जाती हैं। तो इसे मेरा भाई किससे पॉसिबल है, जब आप लोग क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड करेंगे, ठीक है। चलो अब भाई आपका क्या पूछा है, आपका उपभोक्ता पूछ रहा है कि भैया उपभोक्ता को जागरूक क्यों होना चाहिए। भैया एक आपने स्लोगन सुना होगा, जागो ग्राहक जागो, और मैंने पढ़ाया भी है ना, मैंने भैया पढ़ाया ना, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। भैया ये स्लोगन क्यों आया था, ताकि उपभोक्ता का शोषण ना हो पाए। इसलिए मेरे भाई क्या आया था, कोपरा आया था, कुछ याद आ रहा है, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, याद करो भैया। ग्राहकों को शोषण से बचाने के लिए, आपका शोषण कब नहीं होगा, जब आप क्या होंगे, अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, है ना, यही आपको लिखना है। उपभोक्ता को जागरूक होना जरूरी है ताकि वो धोखे, खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों और अनुचित व्यापार प्रथाओं जैसे मिलावट, कम तौल ज़्यादा दाम से बच सके, अपने अधिकारों को समझे और बाजार में निष्पक्षता ला सके, जिससे वे बेहतर और सूचित निर्णय ले सके और विक्रेताओं को जवाबदेह ठहरा सके। उदाहरण के लिए नकली दवा या खाद्य पदार्थ खरीदने से बचना और सेवा की कमी पर शिकायत करना, है ना। इसीलिए बेटा क्या होता है, ग्राहकों को जागना बहुत जरूरी होता है, उनका अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होगा मेरे भाई, देखो पॉइंट लिख दो,
स्टार लगा के पहला क्या होगा, शोषण से बचाओ, है ना। दूसरा क्या होगा मेरे भाई, तो सही चुनाव। आप अगर जागरूक होंगे तो अगर कोई आपको कभी भी कोई खराब सामान देगा, घटिया सामान देगा, तो क्या कर सकते हैं आप, उसकी जाके शिकायत कर सकते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप चुनाव सही कर सकते हैं कि आपको क्या परचेज करना है, वो क्या परचेज नहीं करना है। आप अगर जागरूक होंगे, अवेयर होंगे, कभी दबाव नहीं आएंगे किसी दुकानदार के, है ना। तो बहुत जरूरी होता है उपभोक्ता को बाजार में जागरूक होना। सबसे बड़ी बात है ना कि आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। कहीं कहीं पर मैंने देखा है दुकानदार कहते हैं भैया हम नहीं बार्गेनिंग करने देंगे। बार्गेनिंग करना, मोलभाव करना आपका प्रथम कर्तव्य है अगर आप ग्राहक हैं तो, और ये तब पॉसिबल होगा जब आपको अपने अधिकार पता होंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें वहां पर लिखनी पड़ेगी और एकदम ऐसे लिखना, नंबर तुम्हें आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब भैया आपका खत्म हो गया, क्या आपका इंड हो चुका है लघु उत्तरी। अब यहां से आपका आता है क्या मेरे भाई, दीर्घ उत्तरी। पता नहीं दीर्घ उत्तरी कितने नंबर देके जाएगा आपको, 6 नंबर, और लघु उत्तरी 4 नंबर एक क्वेश्चन पर। आइए दीर्घ उत्तरी देख लेते हैं, क्या कह रहा है भैया, इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है। कहाँ चलेगा भाई, जरा आओ। इसको आपको क्या करना है, इसको आपको 150 शब्दों में लिखना है ना। और टोटल ये आपको 6 नंबर दे करके जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मरियाना और जर्मेनिया। मरियाना मेरे भाई कहाँ की, फ्रांस की। जर्मेनिया कहाँ की मेरे भाई, जर्मनी की। क्या थी दोनों मेरे भाई, तो रूपक, राष्ट्र का रूपक थी। लिख लोगे ना, अब तो लिख ही लोगे यार, कोई टेंशन नहीं बात, बहुत पढ़ाया मैंने, भर भर के पढ़ाया है। चित्रित किया गया, उसका क्या महत्व था, लिखिए। अथवा असहयोग कार्यक्रम को कब और किस अधिवेशन में स्वीकृति मिली थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था। असहयोग की बात कर रहा है, 1920 की, है ना। स्वीकृति कहाँ पर मिली थी मेरे भाई, तो नागपुर अधिवेशन में, है ना, नागपुर अधिवेशन में 1920 में। अब क्या कह रहा है, वापस क्यों लिया था, तो 1922 में क्या हो गया था, चौरी चौरा हो गया था, चौरी चौरा हो गया था। लिख लोगे परेशान ना हो, उत्तर लेके आया हूँ। ये तुम बोलो सर जी हमें लिखवा दो, सब लेके आया हूँ, तुम्हारे तो बड़ा जान हाजिर है, बस कभी मांगना नहीं। मरियाना जर्मेनिया कौन थे, उन्हें क्यों चित्रित किया था, लिख लो भैया। मरियाना और जर्मेनिया 2 नारियों के चित्र थे, है ना। उन्हें राष्ट्रों के रूपक के रूप में चित्रित किया गया था। मरियाना कौन थी, फ्रांसीसी गणराज्य को रिप्रेजेंट करती थी, जबकि जर्मेनिया मेरे भाई जर्मन राष्ट्र को। जर्मेनिया क्या करती थी, अपने सिर पर बलूत वृक्ष के पत्तियों का मुकुट पहना करती थी, और उसे क्या माना जाता था, तो वीरता का प्रतीक माना जाता था। लिखना वाली बात को। इनको मानवीय रूप किसने दिया था, तो कलाकारों ने दिया था। कब दिया था, 18th और 19th सेंचुरी में, 18th और 19th सेंचुरी में, है ना। और क्या किया था, इसको मानवीय रूप प्रदान कर दिया गया था। फ्रांस ने क्या किया था, 1815 में एक डाक टिकट पर मरियाना को चित्रित किया था, है ना, उनको प्रशंसित करने के लिए। उनकी प्रतिमाओं को सार्वजनिक स्थलों पर लगाया गया ताकि लोगों में किसकी भावना जा सके, तो राष्ट्रवाद की भावना जा सके। जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि इसको वीरता का प्रतीक माना जाता था। इन चित्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल बनाया। इससे बढ़कर मरियाना ने फ्रांस में तथा जर्मनी ने जर्मनी को क्या किया, एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। एक अलग राष्ट्र के रूप में क्या थी भाई, तो उसको पहचान दिलाई थी किन्होंने, मरियाना ने और जर्मेनिया ने। ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, मैं इसलिए आप लोग लेकर के आया हूं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। असहयोग कार्यक्रम की बात कर रहा है, कब स्वीकृति मिली थी, बता दिया था मैंने, नागपुर अधिवेशन में। कब, 1920। कब हुआ था भाई, दिसंबर में हुआ था। ठीक है, वापस कब लिया गया था, तो 1922 में लिया गया था, चौरी चौरा के बाद, चौरी चौरा कांड के बाद, है ना, गोरखपुर में हुआ था। और देख लेते हैं, असहयोग कार्यक्रम को सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में शुरू किया गया और दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में औपचारिक रूप से कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। गांधी जी ने 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण इसे क्या किया था, वापस ले लिया था, क्योंकि उनका मानना था कि आंदोलन अहिंसक नहीं रह गया है और जनता अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, है ना। तो गांधी जी ने क्या किया था, इसको वापस ले लिया था, है ना। स्वीकृति कब मिली थी, तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में, है ना। इस अधिवेशन में असहयोग की नीति को कांग्रेस ने पूरी तरह अपना लिया था और इसे आधिकारिक रूप से क्या किया था, आंदोलन बना लिया था। ठीक है, स्वीकृति कब मिली थी, तो 1920 में मिली थी, जबकि जो स्पेशल अधिवेशन हुआ था सितंबर में, उसमें स्वीकृति नहीं मिल पाई थी, ये याद रखिएगा, है ना। उसमें स्वीकृति नहीं मिल पाई थी सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। स्वीकृति कहाँ मिली थी भाई, तो नागपुर अधिवेशन में इसको स्वीकृति मिल गई थी। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या देख रहा है। अब कह रहे भैया वापस क्यों लिया गया था, तो मैंने बताया वापस क्यों लिया गया था मेरे भाई, तो वापस लेने का एकमात्र कारण क्या था, तो चौरी चौरा कांड हो गया था, है ना। चौरी चौरा कांड हो गया था और गांधी जी ने कहा था कि क्या करना चाहिए भैया, हम यह आंदोलन अहिंसक रखना चाहते थे, लेकिन आंदोलन कैसा हो गया, हिंसक हो गया, तो अहिंसक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए गांधी ने क्या किया था, इसको वापस ले लिया था। ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर लिखी हुई हैं और मैंने भर भर के पढ़ाया है, मैंने आप लोग को भर भर के पढ़ाया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भैया क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकतंत्र
से क्या तात्पर्य है? लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को व्याख्यात कीजिए। लोकतंत्र के प्रमुख परिणामों को व्याख्या कीजिए अथवा राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इनके सामने क्या क्या चुनौतियां, इसको देख लीजिए। और देख लेते हैं, परेशान क्यों होना भैया। तो लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? जनता का शासन। लोकतंत्र का अर्थ मेरे भाई क्या होता है? जनता का शासन होता है, जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और क्या करते हैं? सीधे शासन में भाग लेते हैं, है ना। लोकतंत्र हमें क्या देता है? लोकतंत्र हमें समानता, स्वतंत्रता और जवाबदेही का क्या करता है? सिस्टम प्रोवाइड कराता है ना। और क्या करता है? सबसे बड़ी बात है, नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखवाता है। लोकतंत्र क्या करता है? नागरिक अधिकारों को सुरक्षित रखवाता है। ठीक है, यहां पर आपको दिखेगा, आपको अधिकार मिलेंगे, सामाजिक न्याय वगैरह सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, चलो अब क्या है? अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा था भैया, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रमुख परिणाम क्या हो सकते हैं लोकतंत्र के, है ना। देखते हैं लोकतंत्र के प्रमुख परिणाम क्या हो सकते हैं, इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। सबसे पहले मेरे भाई लोकतंत्र की व्यवस्था देख लो। लोकतंत्र की 3 व्यवस्थाएं होती हैं, वहां पर आपको समानता मिलती है और भागीदारी का अवसर मिलता है, स्वतंत्रता मिलती है और आपके अधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है, आप वहां पर अपनी प्रतिनिधि सरकार चुनते हैं, जिसको हम लोग एमपी और एमएलए कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एमपी और एमएलए कहते हैं। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, है ना। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिया जाता है, उन्हें शासन में भाग लेने का मौका मिलता है ना। नागरिकों को बोलने का, वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार होता है ना। जनता क्या करती है? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती, जनता के को एमपी एमएलए को चुनती है और क्या करती है? अप्रत्यक्ष रूप से शासन करती है। क्लियर है? चलो अब मेरे भाई इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, आउटकम क्या हो सकते हैं लोकतंत्र के? लोकतंत्र के मेरे भाई आउटकम क्या हो सकते हैं, इसको देखो भैया। सबसे बड़ी बात है क्या? जवाबदेह सरकार होगी। सरकार जो आप चुनेंगे वो आपके प्रति जवाबदेह होगी। आप जो प्रश्न करेंगे सरकार उसका आपको उत्तर देगी। फिर मेरे भाई नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित होते हैं नागरिकों को अधिकार सुनिश्चित होता है। नागरिक यहाँ क्या कर सकता है? वोट दे सकता है, उसको बोलने की आज़ादी होती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, ये सब कुछ लोकतंत्र में होता है। फिर भैया शांतिपूर्ण बदलाव। अगर आपको लगता है कि भैया आपने 5 साल बाद सरकार को चेंज करना है तो क्या कर सकते हैं? अपने वोट के माध्यम से गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं ना। तो यहाँ बदलाव भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें होती हैं लोकतंत्र में। ठीक है, अब देखो इसके साथ साथ एक चीज मैं आप लोग के लिए और लेकर के आया हूं। मान लो आप लोगों से इस साल परिणाम के साथ साथ पूछ ले कि लोकतंत्र में चुनौतियां क्या क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ते हैं, है ना। तो मेरे भाई ये भी तुम देख लेना, है ना भैया। क्या होते हैं? तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना, है ना। लोकतंत्र अस्थिरता होती है, देरी होती है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं कभी कभी धीमी और जटिल हो सकती हैं, जिससे निर्णय लेने में देरी होती है ना। फिर भ्रष्टाचार। कुछ लोकतांत्रिक देशों में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है, आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे। अल्पसंख्यकों की अनदेखी, कभी कभी बहुमत के दबाव में अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी हो सकती है, जो आप लोग पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी में, है ना, श्रीलंका वाला में चैप्टर, है ना। फिर आर्थिक असमानता। लोकतंत्र आर्थिक असमानता को पूरी तरह खत्म नहीं कर पाता और अमीर गरीब के बीच खाई बनी रहती है। तो सारी चीज़ आप लोग के लिए लाया हूँ बेटा, इसको एक बार ध्यान से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया था कि राजनीतिक दल का अर्थ स्पष्ट कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं? राजनीतिक दल के सामने कौन कौन से हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और देखते हैं। तो राजनीतिक दल लोगों का ऐसा संगठित समूह होता है जिसके सदस्य किसी साझी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं। ये दल चुनाव में उम्मीदवार उतारते हैं और उन्हें निर्वासित करवाकर दल के कार्यक्रम लागू करवाने का मेरे भाई क्या करते हैं? तो प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल क्या होता है भैया? एक दल होगा, है ना, किसी भी लोकतांत्रिक देश में, जहां वो क्या करेगी? चुनाव लड़ेंगे। राजनीति जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसमें क्या होता है? कोई एक आदमी होता नहीं, उसमें कई लोग होते हैं। मतलब क्या होता है? सबका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जिनकी एक विचारधारा होगी, आइडियोलॉजी होगी, जिस पर वो क्या करेंगे? चुनाव लड़ने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? अब इनके सामने चुनौतियां क्या क्या है? इनके सामने मेरे भाई चुनौतियां क्या क्या है उसको देख लो। सबसे पहली चुनौती मेरे भाई क्या है? तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, है ना। इंटरनल जो डेमोक्रेसी होती है वो कभी कभी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती, है ना। इंटरनल डेमोक्रेसी जो होती है हमें कभी कभी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। निर्णय लेने की प्रक्रिया कुछ शीर्ष नेताओं या परिवारों तक सीमित रहती हैं, जिससे आम सदस्यों को भागीदारी का मौका नहीं मिलता, है ना। फिर परिवारवाद, ये आपने पढ़ा होगा, है ना, कि भारत में कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि वहाँ पर परिवारवाद है, एक ही परिवार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आपने हमेशा न्यूज़पेपर में, टीवी में आपने देखा होगा। तो योग्यता के बजाय नेताओं द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति, जिससे नए और योग्य नेताओं को अवसर नहीं मिल पाते, देखा होगा। ठीक है, फिर बाहुबली। कभी कभी आपने देखा है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? क्या बोलते हैं? पार्टी में आ जाते हैं, है ना, बाहुबली टाइप के। फिर वो क्या करते हैं? पार्टी में गड़बड़ी पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है? अल्टीमेटली जो जनता होती है, जो पब्लिक होती है, उस पार्टी में विश्वास नहीं रखती। उनको लगता है यार ये अपराधी लोग को चुनाव लड़वा रहे हैं, विधायक बनवा रहे हैं, सांसद बनवा रहे हैं, इससे हमारा भला क्या करेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हमको देखने को वहाँ पर मिलती हैं। फिर क्या मेरे भाई? फिर मेरे भाई भ्रष्टाचार, करप्शन और आपसी जुड़ाव में कमी, है ना। कई ऐसी पार्टियां हैं जिन पर
भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। इससे क्या होता है, इससे लोकतंत्र में जो विश्वसनीयता होती है ना, उस पर कमी देखने को मिलती है। फिर आपसे जुड़ाओ, कभी कभी क्या होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है जनता से कनेक्ट नहीं कर पाती, उनका एक ही मन होता है कि हमें बस वोट चाहिए। भैया अगर तुम्हें वोट चाहिए, तुम्हें जनता से कनेक्ट करना पड़ेगा ना, जनता की बातों को जानना पड़ेगा, जनता को क्या परेशानी है वो देखना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पर जाकर काम करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा, मतलब हर व्यक्ति के पास जाके तुम्हें देखना पड़ेगा कि उसे प्रॉब्लम क्या है, अगर तुम अपने आप को जिताना चाहते हो तो कभी कभी ये जो कमी है ना, ये देखने को मिलती है। इससे क्या होता है, जनता की और जो नेता उनके बीच में खाई बढ़ती चली जाती है। तो सारी प्रॉब्लम है जो हमें देखने को यहाँ पर मिली। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत बहुत जरूरी हैं, इसको एक बार तुम लोग देख लेना, है ना। चलो भैया अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। अगला भाई कह रहा है कि भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। अथवा जल दुर्लभता क्या है, इसके प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए, है ना। ये मेरे भाई आपका किससे हो जाएगा, आपका जियोग्राफी से ये आपका लॉन्ग आंसर ज्योग्राफी से आया है ना। इस बार देखो कितना बढ़िया काम किया पेपर वालों ने, एक शॉर्ट हिस्ट्री से, एक शॉर्ट इकोनॉमिक्स से, सिविक्स से और मेरे भाई ज्योग्राफी से, फिर वहीं लॉन्ग भी किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मतलब सिविक्स, है ना। अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब आप लोग याद करके जाइएगा, इस बार खेला हो सकता है आप लोग के साथ। चलिए, भूमि संसाधन पृथ्वी की सतह का वो भाग है जिसमें मिट्टी, खनिज, जल, वनस्पति और वन्य जीव शामिल है। इसका उपयोग मनुष्य कृषि के लिए, वानिकी के लिए, खनन के लिए, आवास के लिए, उद्योग के लिए, सड़क निर्माण और अन्य आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों के लिए करता है। बिल्कुल सही बात है ना। दुनिया के सारे काम इस भूमि पर होते हैं। ठीक है, चाहे आप प्राकृतिक देखो, है ना, चाहे आप कृत्रिम देखो, सारे काम इसी भूमि पर होते हैं। ठीक है, जीवन की आजीविका का ये क्या होता है, आधार होता है, जिसकी आवश्यकता भूमि से पूरी होती है। हाँ, ये प्राकृतिक और मानवीय कारकों पे क्या होता है, निर्धारित होती है। ठीक है, अब संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग क्या होता है, संसाधन के रूप में आखिर भूमि का उपयोग क्या होता है। देखो मेरे भाई, कृषि, एग्रीकल्चर क्या होती है, भूमि पर ही होती है, जितना भी खेती काम होता है भूमि पर होता है। वानिकी, जितने भी आप पेड़ पौधे देखते हैं, है ना, जितने आप वन उत्पाद देखते हैं, है ना, वो सब भूमि पर होते हैं, जो क्या करते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। फिर भाई माइनिंग, खनन, जितने भी आपके क्या बोलते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं, वही भूमि पर मिलते हैं, है ना, और उनकी माइनिंग की जाती है, बाहर निकाला जाता है। ठीक है, फिर आवास, हम आप जहाँ पर भी घर बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, इसी बना है, भूमि बना रहे हैं। हमारा स्टूडियो कहाँ है, भूमि बना हुआ है ना। आपका घर कहाँ बना है भूमि पर। ठीक है, फिर भैया उद्योग, जितनी भी आप लोग इंडस्ट्री देखते हैं बड़ी बड़ी, चाहे टाटा हो, बिरला हो, सब मेरे भाई कहाँ स्थापित है, इसी भूमि पर। फिर पशुचारण, आपके जो मवेशी होंगे वो चारा वगैरह कहाँ खाने के लिए जाते हैं, इसी भूमि पर, है ना। मनोरंजन, पार्क, खेल के मैदान, पर्यटन स्थल कहाँ बनते हैं, इसी भूमि पर, है ना। फिर इसके कुछ अन्य उपयोग भी हैं, जैसे जल निकास, बंजर भूमि और अनुपयोगी भूमि, है ना। मेरे भाई ये क्या, ये सारी भूमि की उपलब्धता है, ये सारी भूमि की उपलब्धता है। अब क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे उपसंहार, है ना, कि भूमि एक सीमित संसाधन, इसलिए इसका सतत प्रबंधन, पर्यावरण संतुलन और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो हमें भूमि का उपयोग कैसे करना चाहिए, अच्छे तरीके से करना चाहिए, इसका दोहन ना करके क्या करना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। याद रखना, जब भी संसाधन से रिलेटेड कोई प्रश्न तुमसे पूछा जाए तो एक लाइन डाल देना उसमें कि संसाधनों का दोहन ना करके उनका प्रयोग करना चाहिए, है ना, उनका सतत प्रयोग करना चाहिए, ताकि वो समय के पहले नष्ट ना हो, है ना। जब तुम कुछ ऐसी लाइन ऐड करोगे ना, तुम्हारा आंसर बड़ा सुंदर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, जल दुर्लभता की बात कर रहा है। जल दुर्लभता वो स्थिति है जब किसी क्षेत्र में पानी की मांग उसकी उपलब्धता से अधिक हो जाती है, जिससे पीने, कृषि और उद्योग के लिए पर्याप्त स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। इसके मुख्य कारण है, लगातार हमें पॉपुलेशन बढ़ रही है, जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और जल प्रबंधन में कमी, जो पीने के पानी और की अनुपलब्धता को क्या कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। जल दुर्लभता की कभी अगर बात करेगा तो मेरे भाई याद रखना कि वो स्थिति जहाँ पर जो स्वच्छ पानी है वो लगातार कम होता चला जा रहा है, चाहे वो प्रदूषण के कारण हो, चाहे वो क्या बोलते हैं लार्ज स्केल पर जो पॉपुलेशन है उसके कारण हो, है ना, चाहे वो क्लाइमेट चेंज के कारण हो, चाहे वो पानी का क्या बोलते हैं आसमान वितरण हो, कुछ भी हो, वही स्थिति क्या करती है, जल दुर्लभता को पैदा करती है ना। इससे कई दिक्कतें देखने को मिलती हैं समाज में। जैसे अगर हम इसके कारण देखें, बताया था मैंने आपको, कारण बताया था ना भैया, क्या, जनसंख्या वृद्धि, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, पानी की मांग होगी, है ना। तो पानी भी क्या संसाधन है, सीमित है, तो जितनी ज़्यादा उसकी मांग होगी, अगर वो मांग गलत तरीके से पूरी की जाती है तो क्या होगा, वहाँ दिक्कत पैदा हो जाएगी। फिर जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, मैंने भी आपको बताया एग्जाम्पल, पंजाब हरियाणा, इतना ज़्यादा उन्होंने पानी का दोहन कर दिया कि वहाँ पानी कम हो गया है ना। सिंचाई का प्रयोग करके उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए जो ग्राउंड वाटर होता है, सतही जल होता है,
उसका अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है। इससे क्या हो रहा है, जल स्तर गिर रहा है और कुएं वगैरह क्या हो रहे हैं, सूखते चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर वाटर प्रदूषण, जितना भी आप लोग देखेंगे इंडस्ट्री होती है, वहाँ से जो मलमूत्र निकलता है या मलमूत्र तो भैया जैसे मान लो आम आदमी वजह से हुआ, इंडस्ट्री जो कचरा निकलता है, जो उनके अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट नदियों में, तालाबों में, झीलों में छोड़ दिए जाते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो स्वच्छ पानी वो भी खराब हो जाता है। तो इससे क्या होगा, वैसे भी ऑलरेडी पानी कमी है, जो हमारा फ्रेश वाटर है, ऊपर जब ये गंदा जल जाएगा उसे और खराब कर देगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वापस से जल दुर्लभता देखने को मिलेगी। फिर वर्षा जल का खराब प्रबंधन है ना, जो मिस मैनेजमेंट है किसका, जो रेन वाटर है, उसकी वजह से क्या होता है, जल दुर्लभता होती है। जैसे अब हमको पता है कि स्वच्छ पानी कम है, पर हमको यही पता है जो बारिश का पानी होता है वो कैसा होता है, स्वच्छ होता है, पीने योग्य हो सकता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि उस पानी को हम वेस्ट ना कर सके, वो पानी बह करके खराब ना हो, है ना। तो उसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, है ना, कि उनको क्या कर सके, अच्छे तरीके से मैनेजमेंट कर सके, है ना। फिर क्या होता है, असमान जल वितरण, है ना, पानी का असमान वितरण और विभिन्न सामाजिक समूह तथा इसकी समान पहुंच ना होना क्या करता है, पानी कमी को लगातार बढ़ाता है। तो बेटा ये सारे पॉइंट है जो आप लोग मैं लेकर के आया हूं। इसको मैंने भाई अगर आप लोग सही तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छा कर लेंगे, तो बेटर नंबर तुम्हारे वहां पर आ सकते हैं। ठीक है, अब भाई अगर हम लोग देखें अपना आखिरी, अब हम लोग बेटा आ चुके हैं लघु उत्तरी में अपने आखिरी पॉइंट पर, है ना। हम लोग मेरे भाई आ चुके हैं अपने लघु उत्तरी में आखिरी वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए और स्पष्ट कीजिए कि तृतीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में सहायता करता है। या तो ये करना है, अथवा विकास की ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का हमें क्या करना है, तो उल्लेख करना है ना। ये आप लोग का लघु उत्तरी का लास्ट क्वेश्चन है, या आप लोग कहें कि आपको लिखने वाला लास्ट क्वेश्चन है किसका, सॉरी दीर्घ उत्तरी का, 6 नंबर का है ना, दीर्घ उत्तरी का। लगातार पढ़ा रहा हूँ ना, देखो मुंह भी सूख रहा है, पर मैं लगा हूँ आपके लिए, है ना, कि आप लोग को बेटर से बेटर चीज़ दी जा सके। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आंसर देख लेते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जिसे हम लोग सर्विस सेक्टर कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें परिवहन है, बैंकिंग है, संचार है, स्वास्थ्य शिक्षा है, ये गतिविधि आती है जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सीधे समर्थन देकर उनके विकास में क्या करती, मदद करती है। जैसे परिवहन से कच्चा माल कारखानों तक और उत्पाद बाजारों तक पहुंचते हैं, बैंक ऋण देते हैं, और बीमा और संचार जैसी सेवाएं उत्पादन और बिक्री को सुचारू बनाती है, जिससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता और दक्षता क्या होती है, तो बढ़ती है ना। ये आप लोग ऐसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में विकास में कैसे सहायता कर सकती है, तो उत्पाद को बाजार तक पहुंचाना। भाई जो देखो, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो परिवहन है, वो क्या है, वो सेवा क्षेत्रक है। मतलब तृतीय क्षेत्र के वो क्या करेगा, वो मेरे भाई जो कृषि उत्पाद है प्राथमिक क्षेत्रक, उन्हें क्या करेगा, पहुंचाएगा किसी न किसी फैक्ट्री में, किसी न किसी कारखाने में। कारखाना क्या है, द्वितीय क्षेत्रक है ना। तो जब कृषि पदार्थ वहां जाएगा तो क्या होगा, नया कुछ बनेगा, और जब नया बनेगा तो वापस से क्या होगा, उसको बाजारों तक पहुंचाएगा। इसका मतलब जो तृतीय क्षेत्र है वो ब्रिज का काम करता है। मैंने एक जैसे मान लो ये आपका तृतीय क्षेत्रक है, ये मेरे भाई आपका तृतीय क्षेत्रक है, ये मेरे भाई बांध का काम करता है। किसका काम करता है मेरे भाई, बांध का काम करता है। कैसे, जैसे ये मेरे भाई प्राथमिक क्षेत्रक है ना, और ये मेरे भाई आपका द्वितीय क्षेत्रक है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, इन दोनों को मेरे भाई अगर मैं बात करूं तो जोड़ने का जो काम करेगा मेरे भाई, वो कौन करेगा, वो आपका तृतीय क्षेत्रक करेगा। इन दोनों को जोड़ने का मेरे भाई जो काम करेगा वो आपका तृतीय क्षेत्रक करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये कोई कृषि उत्पाद है, ये मेरे भाई आपका कोई कृषि उत्पाद है, इसे किसी फैक्ट्री में भेजना है, तो ये फैक्ट्री में जाएगा कैसे, तब जाएगा जब इसके पास ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन होगा, ट्रक होगा, ट्रैक्टर होगा, टेम्पो होगा। तो परिवहन क्या आ जाएगा, परिवहन मेरे भाई आपका सेवा क्षेत्रक में आ जाएगा, है ना। तो इसी कृषि उत्पाद को फैक्ट्री तक पहुंचाने में और वापस फैक्ट्री से कहाँ मेरे भाई, बाजार तक पहुंचाने में कौन योगदान देता है, तो आपका तृतीय क्षेत्रक दिखता है ना। तो आप लिख सकते हैं कि क्या करता है, ये बांध का काम करता है बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर है, ऐसे लिखोगे तो मजा आएगा भाई, मजा आएगा ऐसे लिखने में, है ना। पहला हो जाएगा ये आपका, दूसरा हो जाएगा ये आपका, तीसरा हो जाएगा। दूसरा क्या है, वित्तीय सहायता देता है, बैंक किसानों को और उद्योगों को पैसा देती है जिससे उत्पादन विस्तार संभव हो पाता है। ठीक है, कुशलता में वृद्धि करता है, संचार और बीमा सेवाएं जोखिम कम करती हैं और जानकारी पहुंचाती है, जिससे दोनों क्षेत्रों के काम करने का तरीका क्या होता है, तो बेहतर हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है मेरे भाई, आधारभूत संरचना। आधारभूत संरचना
सड़कें, बिजली और संचार नेटवर्क तृतीयक क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, जो उद्योगों और कृषि के लिए आवश्यक होता है ना। ज्ञान और कौशल, शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाएं कुशल श्रमिक प्रदान करती हैं, जो आधुनिक उद्योगों को क्या करता है, हेल्प प्रदान करता है। संक्षेप में तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के सहायक के रूप में काम करता है, सहायक या फिर ब्रिज या बांध, जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों को आवश्यक समर्थन और सुविधाएं प्रदान करके उनके विकास को मेरे भाई क्या करता है, तो गति प्रदान करता है। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो बढ़िया आप लोग का होने वाला है। ठीक है, बढ़िया आप लोग का होने वाला है। क्लियर है? चलिए अगला लास्ट है आपको क्या कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करते हुए ऋण की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख करना है। कर लेते भैया आप कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, विकास में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है। उत्तर क्या है, विकास में ऋण की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निवेश, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाती है, बुनियादी ढांचे और शिक्षा में मदद करती है, जिससे आय और जीवन स्तर में क्या होता है, सहूलियत होती है, उसमें वृद्धि होती है। जबकि इसकी प्रमुख शर्तें ब्याज दर, पुनर्भुगतान अवधि, जमानत और दस्तावेज शर्तें होती है, जो ऋणदाता और उधारकर्ता के बीच क्या होती है, तय की जाती है। भूमिका क्या है मेरे भाई इसकी, विकास की ऋण में भूमिका क्या है, तो निवेश और उत्पादन वृद्धि, है ना, निवेश और उत्पादन वृद्धि होती है। ऋण से कारखाने, मशीनरी, शिक्षा और स्वास्थ्य निवेश बढ़ता है, जिससे उत्पादन क्षमता और आय में क्या होती है, वृद्धि होती है ना। फिर रोजगार सृजन होता है, जितना ज़्यादा ऋण अच्छा मिल जाएगा हम क्या कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, है ना, तो रोजगार बढ़ेगा। उद्योगों और छोटे व्यवसाय ऋण लेकर विस्तार करते हैं, जिससे नए रोजगार के अवसर हमें देखने को मिलते हैं। फिर बेटा बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा क्या हो जाएगा, सरकार और बहुराष्ट्रीय संगठन सड़कें, बिजली परियोजना और जल परियोजनाओं के लिए ऋण लेते हैं, जिससे बड़े बड़े क्या होते हैं, प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, है ना। फिर कृषि और ग्रामीण विकास, किसान फसल और उपकरण खरीदने के लिए ऋण लेते हैं, जिससे कृषि लागत कम हो जाती है। फिर मानव के पूंजी निर्माण भी होता है ना। शिक्षा ऋण से लोग क्या करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाते हैं, अपनी स्किल को बढ़ाते हैं और क्या कर सकते हैं, अपने लिए बेहतर ऑप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। फिर वित्तीय समावेशन, औपचारिक ऋण स्रोतों छोटे उद्यमी और महिलाओं को साहूकारों पर निर्भरता कम करने में क्या करती है, तो सहायता देखने को हमें यहाँ पर मिलती है ना। अब भैया ऋण की 4 प्रमुख शर्तें कौन कौन सी देख लो। तो बेटा पहली शर्त कौन सी है, पहली शर्त है मेरी भाई ब्याज दर। भैया जब भी आप कहीं पर लोन लेने जाएंगे तो एक पर्टिकुलर रेट होगा, उस पर क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज होगा। ठीक है, पुनर्भुगतान की अवधि, वो समय सीमा है ना, एक समय सीमा होगी कि आप 1 महीने में चुकाओगे, 3 महीने में चुकाओगे, 3 साल में चुकाओगे, तो एक पूरी समय सीमा होगी, है ना, ये भी उसकी शर्त होती है। फिर गारंटी, क्या मेरे पे गारंटी, कि जब आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो एक ना एक गारंटर लेगा, या तो उसको लेगा, या आप लोन लेने के एवज में क्या गारंटी पे रखते हो, अपनी संपत्ति, अपनी भूमि, है ना, या कुछ भी आप रख सकते हो ना, तो आपको एक गारंटी रखना होगा, है ना, जिससे मान लो कि कह सकते हो गिरवी रखना, है ना, कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा एसेट जिसे आप गिरवी रख सकते हो कि अगर आपने मूल्य ना चुका पाया तो बैंक क्या करेगी, उस गिरवी रखे सामान को बेच करके अपना पैसा वसूल कर पाएगी ना। फिर क्या, दस्तावेज, कि भैया जब भी आप बैंक जाओगे, है ना, तो आपके दस्तावेज चेक किए जाएंगे। ठीक है, जो भी आपके दस्तावेज वगैरह होंगे उसको चेकिंग होगी। भाई ये टोटल 4 शर्तें होती हैं ऋण की। ब्याज दर होगा, है ना, जिस ब्याज पे आपको दर मिला जाएगा, जिस ब्याज पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जैसे मान लो 2%, 4%, जो भी वो चार्ज करे, है ना। आप कितने दिन में पेमेंट कर दोगे, है ना, अवधि होगी 4 महीना, 4 साल, है ना, ऐसा कुछ। एक गारंटी होगी जिसमें आपकी संपत्ति रखी जाएगी गिरवी के तौर पर, और दस्तावेज, है ना, जो आपके दस्तावेज वहाँ पर चेक किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रखी है जब आप कहीं पर क्या करते हैं, ऋण लेने जाते हैं। ठीक है, तो भाई ये आपके टोटल, ये मेरे भाई ये कहते हैं, ये आपके टोटल वो सारे क्वेश्चन थे, है ना, जिसे मेरे भाई आपके इस बार मॉडल पेपर में पूछा गया था, जिसका मेरे भाई आपको यहाँ पर मॉडल पेपर में पूछा गया था, है ना। ये आपके वो सारे क्वेश्चन है जिसको मेरे भाई आपके मॉडल पेपर पूछा गया था। अब देखो यहां से आप लोग की मैपिंग आ रही है ना, यहां से भैया आपके मानचित्र संबंधी प्रश्न आ रहे हैं, है ना। मानचित्र संबंधी प्रश्न पर इस बात को याद रखना मेरे भाई कि आपको मैप मिलेगा, है ना। आप लोग क्या करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका के अंत में लिखेंगे मानचित्र संबंधी प्रश्न, वहां पर आंसर लिखेंगे और आंसर वहां पर पुट करेंगे जो भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आपके पता है ना आपको कि मानचित्र ज्योग्राफी से पूछा जाता है और हिस्ट्री पूछा जाता है। तो पहले आपका क्या है, आपके इतिहास से है, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, है ना। और इसमें क्या है, इसमें आधा अंक सही उत्तर देने पर और आधा अंक सही स्थान को भरने पर मिलेगा, है ना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा 1/2 और 1/2 का, 1/2 आपका सही उत्तर देने पर और ये सही भरने पर, 1/2 आपको सही भरने पर दिया जाएगा। क्लियर है। अब आपसे यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखो लिखा है ना 1/2 + 1/2। एक एक चीज को समझ लो, ये नहीं कि बाद में हल्ला करो सर जी ये नहीं आया वो नहीं आया, बेटा तब मैं तुमको गिरा के मारूंगा, बता दे रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखो आपसे पूछा जा रहा है, उसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ठीक है।
जिससे आपको सारे क्वेश्चन दिखे। पहला पूछा जा रहा है वो स्थान जहां सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आपको बता देता हूं कहां पर प्रारंभ हुआ था भैया। ये हुआ था प्रारंभ दांडी में। गांधी जी दांडी पे नमक आंदोलन को तोड़ने गए थे। जैसे उन्होंने नमक उठाया था दांडी पे बेटा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 की घटना है। तो दांडी मेरे भाई कहां पड़ती है, आपकी गुजरात में पड़ती है। ठीक है, भर लेना इसको। कह रहा है वो स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 का कांड है मेरे भाई, ये कहां पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है अमृतसर में। और अमृतसर मेरे भाई कहां पर है, तो पीबी मतलब पंजाब में। क्लियर है। चलो अगला वो स्थान जहां पर नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, चंपारण। याद रखना मेरे भाई, है ना, 1917 की घटना है चंपारण। 1917 की घटना है चंपारण। और चंपारण कहां पर है मेरे भाई, तो बिहार मतलब बिहार में, है ना। अब कह रहे हैं वो स्थान जहां असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, है ना। तो असहयोग 1920 में, देखो मेरे को यहां और क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं नोट खोलूं और नोट पे आपको बता दूं, है ना। एक बात को ध्यान रखना, अगर हम लोग मेरे भाई बात करते हैं किसकी, असहयोग की बात करते हैं, ठीक है, तो असहयोग मेरे भाई यहां पर दो इवेंट देखने को मिलते हैं। एक सितंबर 1920 का इवेंट है ना, और एक दिसंबर 1920 का इवेंट है। सितंबर 1920 में कांग्रेस का स्पेशल अधिवेशन था, कहां पर मेरे भाई, तो कलकत्ता में। यहां पर असहयोग का प्रस्ताव दिया गया था पर यह पारित नहीं हुआ था। कलकत्ता मेरे भाई कहां पर, आपके वेस्ट बंगाल में है। फिर 1920 में वापस से असहयोग का प्रस्ताव दिया जाता है, कहां पर मेरे भाई, तो नागपुर अधिवेशन में। कहां मेरे भाई, तो आपके नागपुर अधिवेशन में। नागपुर मेरे भाई कहां पर है, तो महाराष्ट्र में है। अब इसने यहां पर जो प्रश्न किया है, इसने मेरे भाई यहां पर जो प्रश्न किया है कि वो स्थान जहां पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो नॉर्मल सी बात है मेरे भाई, नॉर्मल सी बात है मेरे भाई कि जहां पर प्रस्ताव पास होगा, जहां पर मेरे भाई प्रस्ताव पास होगा वही माना जाएगा। हालांकि मैंने आपको दोनों इवेंट बता दिया है। अगर वहां पर डेट चेंज करके बोलता है कि वो स्थान जहां पर स्पेशल अधिवेशन में कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ, तो आप लोग कलकत्ता के साथ जा सकते हैं। हालांकि पहली बार कलकत्ता में ही इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, लेकिन वहां पारित नहीं हुआ था। और यहां पर क्वेश्चन देखो, यहां पर थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं इसको ट्रिकी मानूंगा। लेकिन वो स्थान जहां पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, जहां पर मेरे भाई असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, तो मेरे भाई यहां पर आपका क्या बोलते हैं, कलकत्ता भी है स्पेशल अधिवेशन, और आपका नागपुर भी है ना, और आपका नागपुर भी है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं इसका राइट आंसर मानूंगा मेरे भाई, तो मैं कलकत्ता नहीं मानूंगा। ठीक है, मैं यहां पर मेरे भाई कलकत्ता नहीं मानूंगा, मैं इसको क्या मानूंगा, मैं इसको मानूंगा मेरे भाई क्या, नागपुर, है ना। क्योंकि यहीं से मेरे भाई आंदोलन पारित हुआ था, असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ था और आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो नागपुर कहां पर पड़ता है मेरे भाई, नागपुर आपका पड़ता है मेरे भाई तो महाराष्ट्र में। अगला कह रहा है वो स्थान जहां पर दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ मेरे भाई, तो वो भी जगह कहां पर है, वो भी जगह आपकी नागपुर में है। नागपुर मेरे भाई कहां पर, आपका महाराष्ट्र में है। ऑल क्लियर। तो ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए कहां मेरे भाई, ये आपके 5 हो जाते हैं हिस्ट्री के। दांडी गुजरात, पंजाब में अमृतसर, और चंपारण कहां पर मेरे भाई, आपका बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे ये तो दृष्टिबाधितों के लिए, ठीक है, परेशान मत होना। अगला मेरे भाई आपसे पूछा जाएगा कहां पर, अगला आपसे पूछा जाता है मेरे भाई ज्योग्राफी के लिए। अगला आपसे मेरे भाई ज्योग्राफी का पूछा जाता है, मैपिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि असम का एक राष्ट्रीय पार्क इस चित्र के द्वारा आपको, या इस चिन्ह के द्वारा आपको दिखाना है। तो असम में बहुत से नेशनल पार्क है मेरे भाई, कौन कौन बता दो। काजीरंगा देख लो, है ना, काजीरंगा नेशनल पार्क देख लो, है ना, मानस देख लो, दिहांग दिवांग देख लो, बहुत है ना। तो आप लोग 2 याद रख लीजिएगा, काजीरंगा और मानस, जैसो जो मजा आप लगा दीजिएगा उसमें। ठीक है, तो काजीरंगा हो जाएगा और मानस हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा हो जाएगा और आपका मानस हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बढ़िया भाई आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़ रहा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत के पश्चिम तट पर स्थित एक पत्तन का नाम लिखिए। भारत के पश्चिम तट पर स्थित, भारत के मेरे भाई, अगर मैं ये भारत का मानचित्र बना दूं, है ना, तो आपको पता बेटा ये कौन सी साइड है, ये आपकी ईस्ट है ना, और ये मेरे भाई आपकी वेस्ट है। तो पूछ रहा है भारत के वेस्ट साइड में स्थित कोई एक पत्तन, मतलब कि सी पोर्ट, बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है बेटा भाई। ये आपसे मेरे भाई बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सी पोर्ट कहते हैं। बोल भैया, इसको हम लोग सी पोर्ट कहते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कितना बताना है, बताओ भैया। यहाँ पर आपके क्या, गुजरात में आपका क्या पड़ेगा, आपका गुजरात में बहुत कुछ पढ़ सकता है ना, दीनदयाल उपाध्याय पढ़ सकता है ना, मरमू गोवा पढ़ सकता है, कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र पढ़ सकता है ना, आपका मुंबई पढ़ सकता है, आपका कोच्चि पढ़ सकता है। यहाँ पर केरल में तो कोच्चि हो जाएगा, तो आप यहाँ पर कोच्चि लगा दो, है ना, मुंबई लगा दो, है ना, तो जो लगाना आपको लगा दो। अगर इसे पूछा था बेटा, तो यहाँ पर हल्दिया है ना, यहाँ पर हल्दिया है मेरे भाई, सॉरी हाँ, यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलते हैं, यहाँ पर आपके विशाखापत्तनम है, विशाखापत्तनम है ना। ऐसे आपको बहुत मिल जाएंगे। पश्चिम पूछा था मेरे भाई, तो पश्चिम में आप लोग क्या लगा दें, पश्चिम आप लोग लगा दें कोच्चि, केरल में कोच्चि, है ना। अगर कोई आपसे पश्चिम पूछेगा भाई, तो पश्चिम आप लगा देना यहाँ पर कोच्चि। बंदरगाह पूछा गया मेरे भाई, तो यहाँ पर आप लगा देना कोच्चि, या मुंबई लगा दो,
कोच्चि या फिर मुंबई। ठीक है, फिर उत्तरी भारत में स्थित एक परमाणु केंद्र का नाम बताना है। उत्तरी भारत में मेरे भाई कौन सा पड़ता है, तो नरोरा पड़ता है। नरोरा कहाँ मेरे भाई, तो बुलंदशहर में। नरोरा मेरे भाई कहाँ पड़ता है, तो आपके बुलंदशहर, बुलंद बोलते हैं ना, बुलंद। गड़बड़ा गया क्या, कहाँ चले गए भाई तुम, वापस से आओ। आ गया नरोरा। नरोरा नरोरा मेरे भाई कहाँ पर आपका, तो बुलंदशहर में, बुलंदशहर। और बुलंदशहर मेरे भाई कहाँ पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ से पूछा गया है। दक्षिण भारत की एक नदी का नाम लिख लो। दक्षिण में बहुत नदी है, महानदी है, कृष्णा है, गोदावरी है, पेन्नार है, वेगई है। जो आपको लिखना हो वो लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ कावेरी नदी, है ना, सदाबहार नदी है। ठीक है, तो कावेरी आप लिख सकते हैं। यहाँ इसमें पानी प्रॉपर रहता है ना। इसको पश्चिमी जो आपका उत्तर पश्चिमी जो आपका दक्षिण पश्चिमी मानसून है उससे भी इसको पानी मिल जाता है, और जो आपका उत्तर पूर्वी मानसून है उससे भी इसको पानी मिल जाता है। इसलिए कावेरी को वहाँ पर सदा नीरा बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पानी आपको देखने को मिलता है हर साल, है ना। फिर उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक, उत्तर भारत में स्थित चावल उत्पादक क्षेत्र का नाम लिखिए भैया। उत्तर भारत में वो स्थान जहाँ पर चावल बहुत होता है ना। तो चंदौली फेमस है चावल के लिए उत्तर भारत में, है ना। तो चंदौली आपका उत्तर भारत में स्थान हो जाएगा जहाँ पर आपको मिलता है। उत्तर भारत की बात करें तो अब यूपी भी लिख सकते हैं, है ना। चंदौली कहाँ पर आपके, तो उत्तर प्रदेश में आपका चंदौली है। तो भैया ये आपके सारा पूरा मॉडल पेपर था जो कि मैंने आपको यहाँ पर आज सॉल्व कराया है ना। सारे आप चाहे इसमें बहुविकल्पी देख लो, चाहे आप इसमें मेरे भाई सब्जेक्टिव देख लो, चाहे इसमें आप मैपिंग देख लो। मैंने आपको ये कंप्लीट पेपर कराया है और आपको ये बताया कि आपको लिखना कैसे है ना। आपको मेरे भाई लिखना कैसे है, ठीक है। तो भैया इसकी ऑलरेडी तैयारी हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं मेरे भाई, कैसे आप लोग को प्रॉपर एक चीज लिखना है, ये सारी तैयारी मेरे हम लोग कर रहे हैं अभय यूपी बोर्ड पे, है ना। नेक्स्ट टॉपर अभय, नेक्स्ट टॉपर अभय यूपी बोर्ड बैच पे मेरे भाई सारे बच्चे लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूंगा कि आप लोग एक बार यहाँ विजिट जरूर करिए और अपनी परीक्षा पे 4 चांद लगाइए, है ना। मैं फिर से आपसे बोलूंगा कि मेरे भाई अब बहुत समय नहीं रह चुका है, अब आप लोग के पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल भी लापरवाही करने का। मॉडल पेपर आप लोग का जारी हो चुका है। क्वेश्चन तुमने समझ लिया कितने ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कैसे मैपिंग आ रही है। भैया अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। एक बार जंग के मैदान में उतर गए हो तो पीछे नहीं देखना, है ना। पुनः आप लोग हमसे यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, हमसे यहाँ मिल सकते हैं। प्रॉपर तैयारी चल रही है कि एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, धागा खोल के रख देंगे। और इस साल हमने अगर ये बात बोली है कि यूपी बोर्ड का बच्चा टॉप करेगा तो वो टॉपर लिस्ट में जरूर आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग बेटा क्लास को करेंगे एंड, है ना। पुनः मुलाकात होगी, तब तक मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, स्वतंत्र रहिएगा, लगातार पढ़ते रहिएगा और हमसे कनेक्ट रहिएगा। कहाँ पर, नेक्स्ट टॉपर्स यूपी बोर्ड के बैच में। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।